सोचिए, किसी के बच्चे की खांसी से परेशानी हो, डॉक्टर या केमिस्ट से कॉफ सिरप लें और कुछ ही दिनों में वही सिरप मौत का कारण बन जाए। शॉकिंग, राइट? यही खबर आई है मध्य प्रदेश और राजस्थान से, जहां अलेजिडली 12 बच्चों की मौत कॉफ सिरप से जुड़ी बताई जा रही है। ये सिर्फ एक मेडिकल न्यूज़ नहीं है, ये सवाल है हमारी ड्रग सेफ्टी, रेगुलेशन और अवेयरनेस सिस्टम पर। अब सवाल यह है कि क्या बच्चों के लिए कॉफ सिरप सेफ है, डॉक्टर्स गाइडलाइंस क्या कहते हैं, और आखिर बार बार इंडिया से जुड़ी ऐसी वार्निंग्स WHO क्यों जारी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रहा जा सकता है 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज हम गहराई से पड़ताल करेंगे बच्चों के कॉफ सिरप से जुड़े हालिया चिंताजनक मामलों की। तो शुरुआत करते हैं ग्राउंड रियलिटी से। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुल मिलाकर लगभग 12 बच्चों की दुखद मौत की खबरें आई हैं, जिन्हें कॉफ सिरप के इस्तेमाल से कनेक्ट किया जा रहा है। ये खबरें वाकई ट्रबलिंग है। एब्सोल्युटली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पिछले 1 महीने में ही 9 बच्चों की मौत हुई है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों में पहले कॉमन कोल्ड और फीवर जैसे सिम्टम्स थे, जिसके बाद उन्हें कफ सिरप दिया गया। अच्छा। लेकिन सिचुएशन रैपिडली डिटीरियोरेट हुई, उनका यूरिन आउटपुट खतरनाक तरीके से कम हो गया और अक्यूट किडनी इंजरी यानी किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं सामने आईं। 5 और बच्चे जिनकी हालत सीरियस है वो नागपुर में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। और इसी के चलते फिर छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने स्विफ्ट एक्शन लिया है ना? प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर 2 स्पेसिफिक ब्रांड्स के कॉफ सिरप पर इमीडिएट बैन लगा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। और जबलपुर के एक डिस्ट्रीब्यूटर जो इन सिरप्स को सप्लाई कर रहा था, उसके स्टॉक को भी सील कर दिया गया। मतलब रिस्पॉन्स तो प्रॉम्प्ट था प्रशासन का। और राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही खबरें। राजस्थान में भी सिचुएशन इक्वली अलार्मिंग है। पिछले हफ्ते वहां से 3 बच्चों की मौत की खबर आई। मामला और भी सेंसिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि अलेजिडली ये सिरप राज्य सरकार की फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। फ्री मेडिसिन स्कीम? तब तो ये और भी सीरियस है। बिल्कुल। बच्चों में वॉमिटिंग, एक्सट्रीम ड्राउजीनेस और अनकॉन्शियसनेस जैसे सिवियर सिम्टम्स देखे गए। हालांकि सुनने में आया है कि राजस्थान सरकार ने सिरप से सीधे मौत के लिंक को फिलहाल डिनाई किया है। हाँ, उन्होंने डिनाई तो किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रहने तक डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन बेस्ड फॉर्मुलेशन वाले उस पर्टिकुलर सिरप की डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर रोक लगा दी है। ये फॉर्मुलेशन खांसी दबाने के लिए कॉमनली यूज होता है। अच्छा, ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन वाला? जी। केसेस सीकर, भरतपुर और वेयर टाउन जैसे इलाकों से सामने आए हैं। वैसे वेयर टाउन वाले केस में एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ये भी है कि बच्चे की पुरानी फेब्राइल सीजर्स की हिस्ट्री बताई जा रही है। ये वो दौरे होते हैं जो तेज बुखार के साथ छोटे बच्चों में समटाइम्स हो सकते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो इससे इन्वेस्टिगेशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा। एग्जैक्टली। और राजस्थान सरकार ने एक और सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है। उन्होंने एहतियातन जयपुर बेस्ड केसांस फार्मा द्वारा सप्लाई की जा रही सभी 19 टाइप्स की मेडिसिन की सप्लाई रोक दी है। अच्छा, केसांस फार्मा की सभी दवाइयां? जी। एंड हियर्स एन इंटरेस्टिंग एंड पोटेंशियली कंसर्निंग पॉइंट। रिकॉर्ड्स शो कि 2012 से इस कंपनी के 10,000 से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट हुए थे, जिनमें से 42 सबस्टैंडर्ड पाए गए थे। क्या कह रहे हैं? 42 सैंपल सबस्टैंडर्ड इतने सालों में? This past record definitely raises questions about regulatory oversight over the years, है ना? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता ही है। ओके, लेट्स अनपैक द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। इन घटनाओं के बाद जाहिर है केंद्र सरकार भी हरकत में आई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक इम्पॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की है। इसमें क्या की डायरेक्टिव्स हैं? Advisory is quite clear and direct. It explicitly states कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कोल्ड और कॉफ मेडिकेशंस ना तो प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए और ना ही डिस्पेंस की जानी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 3 अक्टूबर की एडवाइजरी में पॉइंट नंबर 2 साफ कहता है, कॉफ एंड कोल्ड मेडिकेशंस शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड और डिस्पेंस्ड टू चिल्ड्रन अंडर 2 years. दिस इज अ सिग्निफिकेंट गाइडलाइन। 2 साल से कम के बच्चों के लिए बिल्कुल मनाही। राइट। अब सबसे बड़ा सवाल, $1 million क्वेश्चन, रियली, क्या इन सिरप्स में कोई डेंजरस कंटैमिनेशन था? क्योंकि शक 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स पर जा रहा है, डाईएथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG और एथिलीन ग्लाइकोल यानी EG। ये नाम अनफॉर्चुनेटली फेमिलियर लगते हैं। यस, बिल्कुल। ये वही केमिकल्स हैं जो पहले गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की दुखद मौतों से जुड़े थे, और वो सिरप्स भी इंडिया से ही गए थे। WHO ने 2022-23 में इसे लेकर मल्टीपल अलर्ट्स भी जारी किए थे। हाँ, याद है मुझे।
ये केमिकल्स एक्सट्रीमली टॉक्सिक हैं और बहुत स्मॉल डोजेज में भी एक्यूट किडनी इंजरी कॉज कर सकते हैं, लीडिंग टू पोटेंशियली फेटल आउटकम्स। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, राइट? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि मध्य प्रदेश से लिए गए इनिशियल 9 सैंपल्स टोटल 19 में से की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में डीएजी या ईजी कंटैमिनेशन नहीं मिला है। That is correct. The initial statement from the ministry suggests no contamination was found in the first batch of 9 samples tested centrally. However, ये नोट करना क्रूशियल है कि बाकी के 10 सैंपल्स की रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग हैं। अच्छा, 10 सैंपल्स की रिपोर्ट अभी आनी है। जी। Importantly, these pending samples include the 2 brands that were specifically banned in Chhindwara. तो सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट्स के आधार पर फाइनल कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगी। We need the full picture. तो मतलब अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि कंटैमिनेशन था या नहीं, कम से कम एमपी वाले केस में। बिल्कुल। एंड एडिंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चेन्नई बेस्ड श्रेसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाए गए कोल्ड रिफ सिरप को बैन कर दिया है। क्यों? बिकॉज उनकी स्टेट लैब टेस्ट में अलेजेडली डीईजी की पुष्टि हुई है। अच्छा, तमिलनाडु की लैब में डीईजी मिला। जी, उनकी रिपोर्ट के अनुसार। और इसी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी श्रेसन फार्मा की सभी दवाइयों को अपने राज्यों में बैन कर दिया है। श्रेसन फार्मा की कांचीपुरम स्थित मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इंस्पेक्शन भी किया गया है। तो एक राज्य की लैब कह रही है कंटैमिनेशन है, सेंट्रल टेस्ट में शुरू में नहीं मिला। ये तो मामला वाकई पेचीदा है। इट हाईलाइट्स द नीड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, राइट? प्रिसाइजली। तो सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है और किन एंगल से कर रहा है? इज इट जस्ट अबाउट कंटैमिनेशन? देखिए, एक मल्टीडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है इन मौतों को। इस टीम में टॉप इंस्टीट्यूशंस जैसे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NDC), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV), ICMR, एम्स नागपुर, CDTSCO और स्टेट अथॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं। ओके, काफी बड़ी टीम है। जी, और उनका मैंडेट ब्रॉड है। वो सिर्फ कंटैमिनेशन ही नहीं देख रहे, वो दूसरे पोटेंशियल कॉजेज भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की टॉक्सिसिटी थी? कहीं ओवरडोज तो नहीं हुआ, एक्सीडेंटली या अदरवाइज? ये भी हो सकता है। क्या अनसेफ प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व थी, मतलब डॉक्टर्स ने गलत तरीके से प्रिस्क्राइब किया? या फिर सेल्फ मेडिकेशन, पेरेंट्स ने खुद ही दे दी दवा। एग्जैक्टली, सेल्फ मेडिकेशन बाय पेरेंट्स, शायद बिना प्रॉपर डोसेज नॉलेज के। क्या ये एक फैक्टर है? तो एक थरो इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स और सस्पेक्ट सिरप्स का डिटेल्ड फोरेंसिक और बायोकेमिकल एनालिसिस शामिल है। इन कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स के बाद ही हम एग्जैक्ट कॉज या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स बता पाएंगे। Here's where it gets really interesting. Why are these cough syrups considered so risky for young children, especially those under 2? What does the science say? क्या ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या ग्लोबल कंसर्न? What's fascinating here is ये सिर्फ इंडियन गाइडलाइन नहीं है। ग्लोबली लीडिंग हेल्थ बॉडीज बहुत कॉशियस स्टांस लेती हैं। फॉर इंस्टेंस, US FDA और अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स AAP सलाह देते हैं कि 4 से 6 साल से कम उम्र के बच्चों में ओवर द काउंटर कॉफ एंड कोल्ड मेडिसिन यूज ना की जाएं। 4 से 6 साल? इंडिया की एडवाइजरी तो 2 साल कह रही है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे और भी ज्यादा क्वेश्चन बढ़ता जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया की सेंट्रल एडवाइजरी 2 साल का थ्रेशोल्ड रखती है, लेकिन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्सर 4 या 6 साल तक कॉशन बरतने की सलाह देती हैं कई फॉर्मुलेशंस के लिए। ओके, तो ग्लोबल कंसेंसस कॉशन की तरफ है। इसके पीछे स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजंस क्या हैं? व्हाई आर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल? इसके कई की रीजंस हैं कि ये सीमिंगली हार्मलेस सिरप्स छोटे बच्चों के लिए डेंजरस क्यों हो सकते हैं। पहला, उनका ड्रग मेटाबॉलिज्म पूरी तरह डेवलप नहीं होता। छोटे बच्चों का शरीर दवाइयों को अडल्ट से अलग प्रोसेस करता है। जो एंजाइम सिस्टम दवा को ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए, वो शायद मैच्योर ना हो, जिससे अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट्स हो सकते हैं या दवा सिस्टम में ज्यादा देर तक रहकर टॉक्सिक लेवल्स तक पहुंच सकती है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म का फर्क। दूसरा, इन सिरप्स में मौजूद कॉमन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे डीकंजेस्टेंट्स, एंटीहिस्टामीन्स, कॉफ सप्रेसेंट्स जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, इनके साइड इफेक्ट्स बच्चों में ज्यादा प्रोनाउंस्ड और सिवियर हो सकते हैं। ये ड्राउजीनेस, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस से लेकर ज्यादा सीरियस इश्यूज जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या रेयर केसेस में सीजर्स तक हो सकते हैं। ओ बाप रे, सीजर्स भी? जी, रेयर केसेस में। तीसरा, और ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, कई कफ सिरप्स मल्टी इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशंस होते हैं। एक ही बॉटल में कई दवाइयां मिला दी जाती हैं। हाँ, देखा है मैंने, लिखा होता है कोल्ड एंड कफ रिलीफ। एग्जैक्टली। इससे एक्सीडेंटल ओवरडोज का खतरा काफी बढ़ जाता है। हो सकता है कोई पेरेंट कॉफ सिरप दे और फिर अलग से बुखार या एलर्जी की दवा दे दें, ये रियलाइज किए बिना कि दोनों में सेम इंग्रेडिएंट जैसे एंटीहिस्टामिन या पैरासिटामोल है, जिससे डबल डोज हो जाए। ये तो बहुत कॉमन गलती हो सकती है। बिल्कुल। और चौथा, और शायद रिस्क बेनिफिट पर्सपेक्टिव से सबसे जरूरी,
इस बात के बहुत लिमिटेड रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस में कि ये दवाएं छोटे बच्चों में कॉफ और कोल्ड सिम्टम्स को रिलीव करने में वाकई इफेक्टिव होती हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स अक्सर मिनिमल होते हैं, जबकि रिस्क जैसा हमने देखा सब्सटैंशियल हो सकते हैं। तो मतलब असर का पक्का पता नहीं, पर खतरा जरूर है। तो अगर कफ सिरप्स रिस्की हैं और पोटेंशियली इनइफेक्टिव, तो रेकमेंडेड अप्रोच क्या है? क्या करना चाहिए जब किसी छोटे बच्चे को खांसी जुकाम हो? एग्जैक्टली इसीलिए ज्यादातर पीडियाट्रिक गाइडलाइंस ग्लोबली सपोर्टिव केयर पर जोर देती हैं, खासकर 6 साल से कम और निश्चित रूप से 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। सपोर्टिव केयर का फोकस है सिम्टम्स को सेफली रिलीव करना और बच्चे के शरीर को नेचुरली रिकवर करने में मदद करना। सपोर्टिव केयर मतलब? इसमें शामिल है बच्चे को वेल हाइड्रेटेड रखना, खूब सारे फ्लूइड्स जैसे पानी, सूप या जरूरत पड़ने पर ORS देना। ठीक है। रेस्ट, बच्चे को भरपूर आराम करने देना। सेलाइन, नेजल ड्रॉप्स या स्प्रेज का इस्तेमाल करना बंद नाक को साफ करने के लिए, जिससे सांस लेना आसान हो। हाँ, ये तो करते हैं लोग। हवा में नमी बनाए रखना, कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना इरिटेटेड एयरवेज को सूद कर सकता है। और फीवर के लिए अगर बच्चे को बुखार है जिससे उसे डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन देना, लेकिन स्ट्रिक्टली बच्चे के करंट वेट के हिसाब से और प्रेफरेबली डॉक्टर से सही डोसेज पूछकर। ये सिंपल सेफ मेजर्स अक्सर रूटीन कफ्स एंड कोल्ड्स को मैनेज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका होते हैं छोटे बच्चों में। This brings us to the crucial roles of doctors and parents in this situation. दोनों के लिए क्या क्लियर गाइडलाइंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? पहले डॉक्टर्स की बात करते हैं। डॉक्टर्स के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी और एस्टैब्लिश्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस काफी क्लियर हैं। पहला, बिल्कुल 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ एंड कोल्ड सिरप्स प्रिस्क्राइब न करें। ये अब इंडिया में ऑफिशियल डायरेक्टिव है। ओके, नो प्रिस्क्रिप्शन अंडर 2। दूसरा, 2 से 6 साल के बच्चों के लिए एक्सट्रीम कॉशन बरतें। अगर क्लिनिकल इवैल्यूएशन के बाद सिर्फ बिल्कुल जरूरी लगे तो जुडिशियसली प्रिस्क्राइब करें। जनरली 5 या 6 साल से नीचे इन्हें अवॉइड करना ही प्रेफरेबल है। ठीक है। तीसरा, मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स को जहां तक हो सके अवॉइड करें। अगर दवा जरूरी है तो सिंगल इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन को प्रेफर करें जो स्पेसिफिक सिम्टम को टारगेट करे। मतलब खिचड़ी दवा से बचें। एग्जैक्टली। चौथा, सपोर्टिव केयर मेजर्स को प्राथमिकता दें और एक्टिवली पेरेंट्स को रेकमेंड करें। पेरेंट्स को एजुकेट करना की है। बिल्कुल। पांचवां, अगर सिरप देना अनअवॉइडेबल लगे तो पेशेंट के रिकॉर्ड्स में ब्रांड नेम, मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट मेटिक्युलसली रिकॉर्ड करें। ये ट्रेसेबिलिटी के लिए क्रूशल है अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और छठा, किसी भी सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन को तुरंत रेलेवेंट फार्माकोविजिलेंस अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये रिपोर्टिंग पोटेंशियल सेफ्टी इश्यूज को अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए वाइटल है। और पेरेंट्स के लिए सबसे क्रिटिकल मैसेज क्या है? क्योंकि पैनिक या लैक ऑफ अवेयरनेस में अक्सर लोग सीधे फार्मेसी चले जाते हैं क्विक फिक्स के लिए। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज पेरेंट्स के लिए है, डू नॉट सेल्फ मेडिकेट योर चिल्ड्रन, स्पेशली विद कॉफ एंड कोल्ड सिरप्स। मेडिकल शॉप से सीधे दवा खरीद कर ना दें बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। ये कन्वीनियंट लग सकता है लेकिन रिस्क पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हैं। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, 2 साल से कम और आइडियली 6 साल तक के बच्चों के लिए सपोर्टिव केयर अपनाएं। फ्लूइड्स, रेस्ट, सेलिन ड्रॉप्स, ह्यूमिडिफायर ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये सेफ है और अक्सर सफिशिएंट होते हैं। तीसरा, फीवर की मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल के लिए भी हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें या बच्चे के करंट वेट के हिसाब से डोसेज के लिए उनकी स्पेसिफिक एडवाइस फॉलो करें। डोसेज इज क्रिटिकल। वेट के हिसाब से जी, ये जरूरी है। जी। चौथा, अगर बच्चे की कंडीशन वर्सन्स, सांस लेने में दिक्कत हो, तेज बुखार बना रहे, बच्चा असामान्य रूप से सुस्त हो या खाना पीना छोड़ दे, तो तुरंत पीडियाट्रिशियन से मेडिकल अटेंशन ले, डिले ना करें। राइट। पांचवा, अगर डॉक्टर ने सिरप प्रिस्क्राइब किया है और आप बच्चे में कोई अनयूजुअल रिएक्शन नोटिस करते हैं तो सिरप देना तुरंत बंद कर दें। बॉटल संभाल कर रखें, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट नोट करें, बच्चे को फौरन हॉस्पिटल ले जाएं और लोकल हेल्थ अथॉरिटीज या प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर को सस्पेक्टेड रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्म करें। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। नाउ लेट्स जूम आउट एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। ये ट्रैजिक इंसिडेंट्स सिर्फ आइसोलेटेड मेडिकल इवेंट्स नहीं है, ये बड़े सिस्टमिक इश्यूज की तरफ इशारा करते हैं। फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव, ये गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को टच करता है। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, कई क्रिटिकल इंसाइट्स उभर कर आते हैं। इंसाइट नंबर 1, द अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट। अगर इन्वेस्टिगेशंस कंटैमिनेशन को कॉज कंफर्म करती हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस सिवियर होने चाहिए। सिर्फ लाइसेंस कैंसिल करना काफी नहीं है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पोटेंशियली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शामिल हों।
हाँ, सिर्फ लाइसेंस रद्द करने से क्या होगा? एग्जैक्टली गाम्बिया और उज्बेकिस्तान इंसिडेंट्स के बाद जो फॉलोअप एक्शन हुआ या नहीं हुआ, उस पर इंटरनेशनली सवाल उठे थे। वी कैन नॉट अफोर्ड अ पैटर्न ऑफ वीक एनफोर्समेंट। ये गलत मैसेज भेजता है और फ्यूचर नेग्लिजेंस को डिटर नहीं करता। ऐसा लगता है कि रेगुलेशंस ऑन पेपर होने और उन्हें ग्राउंड पर इफेक्टिवली एनफोर्स करने के बीच एक क्रिटिकल गैप है। और ये सीधा जुड़ता है दूसरे पॉइंट से, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। आपने राजस्थान में केसांस फार्मा की हिस्ट्री बताई, 2012 से 42 सब स्टैंडर्ड सैंपल्स। क्या ये साफ तौर पर हमारे फार्माकोविजिलेंस सिस्टम यानी दवाओं की क्वालिटी और सेफ्टी को पोस्ट मार्केट मॉनिटर करने वाले सिस्टम की पोटेंशियल वीकनेसेस को हाईलाइट नहीं करता, स्पेशली ये देखते हुए कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है? एग्जैक्टली इनसाइट नंबर 2, द बर्डन ऑफ बीइंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इस टैग के साथ इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। केसांस फार्मा का एग्जाम्पल दिखाता है कि रोबस्ट, प्रोएक्टिव और स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक्स और मॉनिटरिंग की जरूरत है, न सिर्फ एक्सपोर्टेड ड्रग्स के लिए बल्कि क्रिटिकली डोमेस्टिकली कंज्यूम होने वाली मेडिसिन के लिए भी। हाँ, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले। बिल्कुल, यहाँ फेलियर्स भारत में पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज करते हैं और हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन को सिवियरली टार्निश करते हैं, जिससे फार्मास्यूटिकल सेक्टर इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली प्रभावित होता है। हाई स्टैंडर्ड्स ऑप्शनल नहीं हो सकते, वे फंडामेंटल हैं। तो अकाउंटेबिलिटी गैप्स है, पोटेंशियल रेगुलेटरी वीकनेसेस हैं। तीसरा मेजर डायमेंशन क्या है यहाँ? इनसाइट नंबर 3, द अवेयरनेस वर्सेस सिस्टमिक फ्लॉड डिलेमा। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हो अगर कंटामिनेशन ही प्राइमरी कॉज ना हो इन सभी केसेस में? क्या हो अगर कुछ प्रैक्टिशनर्स की अनसेफ प्रिस्क्रिप्शन हैबिट्स या एंग्शियस पेरेंट्स द्वारा वाइड स्प्रेड सेल्फ मेडिकेशन जो इजी ओवर द काउंटर एक्सेस से फ्यूल होती है, ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हों? मतलब सिर्फ दवा खराब है या देने का तरीका भी खराब है? हाँ, पेरेंट्स को ब्लेम करना आसान हो सकता है, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ एजुकेशन और पोटेंशियली हार्मफुल मेडिसिन्स तक एक्सेस कंट्रोल करने में डीपर सिस्टेमिक फेलियर्स को मास्क कर सकता है। हमें सिंपलिस्टिक नैरेटिव से बचना होगा, जिसमें कभी-कभी सुनी जाने वाली फॉरेन कंस्पिरेसीज की बातें भी शामिल हैं, और स्क्वायरली रूट कॉज एनालिसिस पे फोकस करना होगा। क्या हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पब्लिक दोनों को एडिक्वेटली एजुकेट कर रहे हैं? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो ये सब देखते हुए मूविंग फॉरवर्ड क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशन है, क्या करना चाहिए? इसका मतलब है इंडिया को एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करें, इंश्योर करें कि सीडीएससीओ और स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास इफेक्टिव ओवरसाइट के लिए रिसोर्सेज और टीथ हों। एनफोर्समेंट को ड्रास्टिकली इंप्रूव करें, नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टीज को ट्रूली डिटरेंट बनाएं, सब स्टैंडर्ड ड्रग्स के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। रेगुलेशन और एनफोर्समेंट। साइमल्टेनियसली मैसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करें जो पेरेंट्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दोनों को टारगेट करें। छोटे बच्चों में कॉफ सिरप्स के रिस्क्स और सपोर्टिव केयर व अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस के इंपॉर्टेंस के बारे में। ये सिर्फ एक सिंगल इशू फिक्स करने के बारे में नहीं है, ये पूरे ड्रग सेफ्टी इकोसिस्टम को रीइंफोर्स करने के बारे में है। सही बात है। दिस इज क्रूशल, न केवल हमारे बच्चों के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी और फ्यूचर को ग्लोबल स्टेज पर मेंटेन करने के लिए भी। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में कफ सिरप्स और दूसरी बच्चों की मेडिसिन्स पर और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या फिर प्रॉब्लम ज्यादा पेरेंट्स द्वारा होने वाली सेल्फ मेडिकेशन की है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।